ओके, तो हम जैव विकास के बारे में पढ़ रहे थे और जैव विकास के बारे में हमने जीवाश्म वगैरह के बारे में बात की, और यहाँ पर हम प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक अच्छा उदाहरण दे रखा है, जिससे ये बात आपको समझ में आएगी प्रकृति किस प्रकार से चयन करती है या वर्ण करती है या वो सिलेक्शन कर रही है। यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आप देखो तो प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में हुआ था। ये सल्बो यानी कीट होते हैं, सल्ब, ये जिनको छोटे छोटे कीट होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं, सल्ब क्या बोलते हैं, सल्ब क्या बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में आप इनको बोलो तो मॉथ बोल सकते हो उनको। तो वहां पर क्या देखा गया कि औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। उससे पहले वहां पर सल्ब दो प्रकार के थे, एक तो डार्क रंग के थे और एक व्हाइट कलर के थे। ठीक है, एक तो यानी काले रंग के थे और एक सफेद रंग के थे, यानी एक तो व्हाइट और एक ब्लैक। लेकिन वहां पर एक चीज देखी गई कि औद्योगिक क्रांति के पहले की यदि बात की जाए तो व्हाइट सल्ब की संख्या ज्यादा थी और ब्लैक सल्ब की संख्या कम थी। और ये सल्ब जो है पेड़ों के तनों पर चिपके रहते थे। कहां पर चिपके रहते थे? पेड़ों के तनों पर। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ? और जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों का विस्तार हुआ, प्रदूषण बढ़ा तो पेड़ों के जो तने जो अभी तक ब्राउन कलर के, थोड़े व्हाइट कलर के थे, वो नहीं रहे, थोड़े काले रंग के हो गए। जैसे ही काले रंग के हुए, यानी इसमें भी एक आपको एक लॉजिक याद रखना है। देखो यहां पर एक लाइकेन की बात करें, लाइकेन जो होता है ना, वो शैवाल और कवक का साहचर्य होता है। लाइकेन व्हाइट कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अब लाइकेन का नेचर है कि ये जहां प्रदूषण होता है वहां कभी नहीं आएगा, ये प्रदूषण रहित इलाकों में ही पाया जाएगा। तो उन पेड़ों के तनों से पहले से लाइकेन चिपके हुए थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई नहीं थी, प्रदूषण बढ़ा नहीं था, तो पेड़ों के तने कैसे दिखाई दे रहे थे? सफेद। अब उन पे आके बैठ गए कौन? मॉथ, दोनों प्रकार के, सफेद भी बैठ गए और ब्लैक भी बैठ गए। अब बाहर से कोई शिकारी आ रहा है तो शिकारी को, कोई भी शिकारी पक्षी आ रहा है तो उसको व्हाइट पहले दिखेंगे या ब्लैक पहले दिखेंगे? ब्लैक, तो उनको खा जाएगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार ब्लैक की संख्या कम थी और व्हाइट की संख्या ज्यादा थी। कब? औद्योगिक क्रांति से पहले। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो प्रदूषण बढ़ा तो लाइकेन है वो छोड़ के चले गए वहां से, और पेड़ों के तने जो थे वो काले दिखने लग गए। कैसे दिखने लग गए? काले। और काले तनों पर ये जो ब्लैक वाला रंग है वो दिखेगा नहीं, व्हाइट वाला आसानी से दिखने लग गया। इसलिए औद्योगिक क्रांति के बाद इनकी संख्या कम होने लग गई और इनकी बढ़ गई। तो ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत हुआ ना, प्रकृति चयन कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बातें इसके अंदर है, तो आप इसको देख लेना। मैं इसको अब रीड आउट नहीं करूंगा, कॉमन सी बातें थी इसके अंदर। यहां से देखते हैं हम। ये लाइकेन के बारे में बता रहा है, ये प्रदूषित स्थानों पर नहीं उगते, इसलिए सल्ब इनके छद्मावरण में सुरक्षित रह पाते हैं। छद्मावरण मतलब वैसे ही रंग में डल जाते हैं। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिकरण नहीं हुआ, अश्वेत सल्बों की संख्या कम थी और मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा और उनकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे, किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। तो इसने यही बात बताई है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा तो जो व्हाइट सल्ब है वो खत्म होने लग गए और जो ब्लैक सल्ब है वो बढ़ने लग गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और दी जाती है कि कंप्लीटली किसी का विनाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार की अगर हम बात करें तो शाकनाशी, कीटनाशी के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समयावधि में केवल प्रतिरोधी किस्मों का चयन हुआ। यह बात सही है।
यानी कीटनाशी और शाकनाशी का प्रयोग हम किस में करते हैं? खेतों के अंदर करते हैं। खेतों के अंदर जब करते हैं तो के फलस्वरूप कम समय में केवल प्रतिरोधी किस्मों का चयन हुआ। कौन सी किस्मों का? प्रतिरोधी, यानी वो किसी चीज को अंदर नहीं ले रही हैं, प्रतिरोध कर रही हैं और बेकार नहीं होती हैं रसायन वगैरह से। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित है, जिनके लिए हम प्रतिजैविक या अन्य दवाइयों का जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। देखो ये एक और बात है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई और हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। क्या दी जाती है? बैक्टीरियल कोई बीमारी हो गई और हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन आप देखो एंटीबायोटिक कभी कभी ये होती है कि आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हो तो इससे एंटीबायोटिक का असर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है ना, जो अंदर पड़े हैं शरीर में, वो बाहर से आने वाली एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो गए। अब वो मरेंगे नहीं, अब उनको क्या तो हैवी डोज चाहिए, ज्यादा चाहिए, तब वो जाके मरेंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों को जीने का तरीका आ गया और प्रकृति ने उनका सिलेक्शन कर दिया। समझ में आ गई बात? यानी वो विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। और विषम परिस्थितियां उनके लिए कौन सी बनी हुई है? बाहर से एंटीबायोटिक ले रहे हो लेकिन उनसे एंटीबायोटिक का असर उसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने प्रतिरक्षात्मक पावर अपना बढ़ा लिया है। ठीक है, बहुत जल्दी ही शताब्दियों में नहीं, महीनों और वर्षों की समयावधि में प्रतिरोधक जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। कई महीनों में, कई शताब्दियों में अगर देखा जाए तो प्रतिरोधक कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। जैसे आपने बीटी कॉटन वाला पढ़ा था, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जब बनाया जाता है, बेसिलस थुरेंजियस जो जीवाणु है उसका क्राइजीन निकाल के और उस मक्का के अंदर डाला गया, और जो बॉलवर्म में बाहर से आ रहा है उसको खा रहा, वो खुद ब खुद मर रहा था। लेकिन अब ये कंडीशन आ गई, बॉलवर्म मरता ही नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि बॉलवर्म उस क्राइजीन के प्रति क्या हो गया? अब प्रतिरोधी हो गया है। अब कोई हैवी डोज दो उसको, अब क्या दो? हैवी डोज। यह एक मनोअद्भुत क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते आपको हर चीज का विकास ऐसे आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं किस तरीके से विकास कर रहे हैं जीव अपना, ठीक है, लेकिन हो रहा है, तो अप्रत्यक्ष हो गए। यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग व अवसरवादी घटनाओं और जीवों में संयोगजन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है। या तो प्रकृति का संयोग होना चाहिए जो एक अवसरवादी घटना होगी, या जीवों में कोई संयोगवश या फिर म्यूटेशन से भी नया जीव बन जाता है। नया जीव किससे बनता है? म्यूटेशन से भी बन जाता है। कैसे बना? जैसे आपने ये पढ़ा था कि जो कोरोना वायरस आया तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज उसकी चली थी, तो हर बार वो म्यूटेंट हो रहा था और उस पर दवाइयों का असर कम हो रहा था। हर बार वो म्यूटेंट हो रहा था, दवाइयों का असर कम हो रहा था। जैसे वो म्यूटेंट होता है तो कोई ना कोई नया स्ट्रेन, वो प्रभेद वो छोड़ रहा था। तो यदि किसी जीव में म्यूटेशन आ जाए तो म्यूटेशन इतना खतरनाक आया कि नया जीव बन गया। अब वो नया जीव प्रकृति में रहने लग गया, तो नई जाति की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। तो ये विकास ही कहोगे आप इसको भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गेलापेगो द्वीप पर गए थे। कहाँ गए थे? और वहां पर उसने एक चिड़िया देखी, और वो चिड़िया जो थी वो बीज भक्षी चिड़िया थी, यानी बीज खाती थी सिर्फ, ऐसे जैसे दाने हैं और नीचे बैठ के ऐसे उनको खाती थी वो। आप बीज की अगर बात करो, आप बीज हवा में तो मिलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं चोंच मार के लेगी वो। तो उसकी जो चोंच थी वो अंदर की तरफ थी, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। लेकिन आवासीय घटनाएं या प्रकृति में कुछ इस प्रकार का चेंज हुआ कि नीचे के जो बीज वगैरह थे शायद उसके लिए खत्म हो गए, तो उसको कहीं दूसरी जगह से खाना लेना पड़ा। तो वो कीड़े खाने लग गई या फिर वो कोई शाकाहारी पत्तियों वगैरह वो खाने लग गई। तो ऐसी कंडीशन में इस चोंच का कोई वजूद नहीं रहता है। फिर उसके पूर्वज में रही होगी ये चोंच, लेकिन जैसे ही नया जीव पैदा हुआ तो उसमें इस चोंच का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये जो चोंच बनी है ये प्रकृति के अंदर क्रियाकलाप के कारण बनी है। बाकी ये चोंच उसकी जन्मजात थोड़ी थी, ये चोंच जन्मजात थोड़ी थी, नहीं थी ना।
ये जो चोंच बनी है ये तो प्रकृति की घटना के कारण बनी है, उसके भोजन ग्रहण करने के कारण बनी है। फिर इसने इस तरीके से भोजन बीज चुगना बंद कर दिया तो उसकी चोंच के अंदर थोड़ा सा आकार बढ़ने लगा, लंबी होने लगी। तो ये है एक, आप और बताओगे, डार्विन की फिंच का उदाहरण। डार्विन ने उन चिड़ियाओं को फिंच कहा, क्या कहा था, और गैलापागोस द्वीप पर गए जहां उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। ये विविधता ही है, यानी जाति एक या फिर कहो वंश एक ही, लेकिन उससे जो जीव हैं वो जीव जो निकले, ये लंबी चोंच वाले, छोटी चोंच वाले, ये थोड़ी और छोटी चोंच वाले, एक ही जाति से नए नए जीव निकल गए। ठीक है, रुको एक बार, रोको। फिंच चिड़ियों के बारे में ऐसा बताया था, उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच पाई गई। फिंच चिड़िया थी और लेकिन डिफरेंट टाइप की थी। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकलित किया वे सभी उसी द्वीप में रहते हुए विकसित हुई थी, ऐसा नहीं कोई बाहर से आई थी। उसी द्वीप के अंदर एक ही जीव अलग अलग प्रकार का मिला। समझ में आ रही है बात? एक ही द्वीप पर एक ही जीव अलग अलग प्रकार से मॉडिफाइड था। ठीक है, ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी थे, यानी बीजों को खा रहे थे। विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी और शाकाहारी फिंच बना दिया। पहले कैसे थे ये बीज भक्षी, लेकिन जैसे अनुकूलन हुआ तो इसको बीज मिलना बंद हो गया, तो ये शाकाहारी यानी पेड़ पौधों को खाने लग गई और किसी कीड़े वगैरह को खाने लग गई। तो इसकी चोंच का कोई वजूद नहीं हुआ कि वो मुड़ी रहे, अब इसकी चोंच ऊपर उठने लग गई। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के, याद रखना ये प्रश्न आ सकता है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित हो जाए तो इसको अनुकूली विकिरण कहा गया है। समझ में आई बात? ये बोल रहा है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, यानी ये भौगोलिक क्षेत्र है, एक ये भौगोलिक क्षेत्र है, अलग अलग टुकड़े हैं मान लो। अब यहां से विकास होकर दूसरे तक विकास प्रसारित हो रहा है, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र तक विकास प्रसारित हो रहा है। ठीक है, एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो यही हो रहा है, डार्विन की फिंच पक्षी इसी प्रकार का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल, जिनको देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जीव जंतु है ना ज्यादातर सारे आपको मार्सुपियल मिलेंगे। मार्सुपियल मतलब शिशु धानी वाले, जो इनके बच्चे जो होते हैं उनके एक धानी के अंदर रहते हैं, जैसे कंगारू होता है। ठीक है, प्राणियों का अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए। तो ये भी यहाँ पे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी मार्सुपियल हैं, चाहे वो सारे एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन उनका पूर्वज एक ही माना जाएगा, उनका पूर्वज एक ही माना जाएगा। किस बात को देखते हुए? डार्विन के फिंच के विकास को देखते हुए हम कह सकते हैं एक जीव था, उसने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तन कर लिया। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में आवासों प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। ये बात भी आप याद रखें। जब एक से अधिक, यानी अनुकूली विकिरण किसे कहेंगे? जब एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में विकास एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, इसको अनुकूली विकिरण कहेंगे। और जब अनुकूली विकिरण ज्यादा हो जाए, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच जाए, ठीक, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां कुछ पहले कोई गया ही नहीं, वहां चला गया अनुकूली विकिरण, तो इसको आप क्या कहोगे? अभिसारी विकास। क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करती हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के जो अपरास्तनी है, जिनके पास प्लेसेंटा पाई जाती है, ठीक है, वो इस विकास का
उदाहरण है, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल। आप उदाहरण देना, अपरास्तनी भेड़िया है, तस्मानिया वुल्फ है, मार्सुपियल है, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपनी उपापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को हम ऐसे ही नहीं ले सकते, इस बात को बड़े डीपली समझना है। ये बोल रहा प्राकृतिक वर्ण से विकास, यानी प्राकृतिक वर्ण हो गया, क्या हो गया, अब प्राकृतिक वर्ण होने के बाद जीव का सिलेक्शन हो गया, जीव तो सिलेक्ट हो गया ना, अब वो विकसित कैसे होगा, उसका विकास आगे कैसे होगा, ये बोल रहा आगे उसका विकास कैसे होगा। तो वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों में, यानी जीवन के कोशिकीय रूपों में अपनी उपापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया। यानी विकास तो तब हुआ जब वो जीव बन गया, और जीव बनने के बाद उसकी जो सेल थी, उसकी जो सेल थी उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चली, कौन सी, जिसको आप उपापचय क्रिया कर रहे हो। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है डिफरेंट टाइप की थी, कोई सेल में किस प्रकार की चल रही है, कोई सेल में किस प्रकार की चल रही है। यानी उपापचयी क्षमताओं की विभिन्नता, उनमें भी क्या है, विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा, तब उनका जीवन आरंभ हुआ। यानी विकास तो हो गया, चयन तो हो गया, विकास कैसे हुआ कि किसी जीव की जो कोशिका है उसकी उपापचयी क्रिया जो चल रही है उसमें विभिन्नता की जो क्षमता है, भाई उपापचयी क्रियाओं में विभिन्नता होनी चाहिए, कैसे मैं समझाऊंगा। जैसे ये सेल है, इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, अब आप बोलोगे सर इसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है ना, उसमें इस बात को समझाओ आप हमें, तो उपापचयी क्षमताओं की विभिन्नता ये कैसे हुई, इस बात को समझो। मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, अब इस सेल के पास क्या आ सकता है, इसके पास भाई O2 आ रहा है, इसके पास ग्लूकोज आ रहा है, इसके पास प्रोटीन आ रहा है, इसके पास कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना इसके पास। तो इसको हर बार इसको O2 को ऑक्सीकरण करवाने के लिए इसको नई प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसके लिए नई रासायनिक प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी, इसके लिए नई रासायनिक प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी, और कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने के लिए नई रासायनिक प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी। तो हर बार इसको डिफरेंट काम करना पड़ता है, तब जाके एक सेल जीवित रहती है, और एक सेल जीवित रहती है तो जीव जीवित रहता है। तो बात सही है कि उपापचयी क्षमताओं में विभिन्नता के कारण ही अपना जीवन आरंभ किया होगा। समझ में आ गई बात। यानी उपापचयी प्रक्रियाओं, उपापचयी क्षमताओं के अंदर यदि विभिन्नता नहीं होगी तो हम भी मर जाएंगे। क्यों? अगर आपको कहा जाए कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सिर्फ एक ही काम करें, वो सिर्फ ग्लूकोज को तोड़े और कुछ नहीं करें, तो प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा? प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना बंद कर दें तो हम क्या करेंगे? फिर मर जाएंगे। तो हमारी सेल के पास जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो कोई एक प्रकार की थोड़ी होती है, डिफरेंट टाइप होती है, और इतनी सारी उपापचयी क्रियाओं के चलते ही हम जीवित रहते हैं। तो बात सही है। तो जीवन तो तब आरंभ हुआ होगा जब उपापचयी क्रियाओं के अंदर विभिन्नता आई होगी। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव। डार्विन ने तो यही बात कही थी कि प्राकृतिक चुनाव होना चाहिए, सिर्फ प्रकृति द्वारा चुनाव, बाकी कोई चुनाव नहीं, सिर्फ प्रकृति द्वारा चुनाव, यानी कृत्रिम चुनाव की कोई बात नहीं की थी, प्राकृतिक चुनाव। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको आप समझना कि प्राकृतिक चुनाव से हटकर कोई नई चीज की बात की गई है। जैसे मैं समझाऊं यहां पर जो इसकी बात चल रही है, जैसे आपने एक मीडियम है, क्या है? मीडियम। इस पर आपने एक जीवाणु लाके डाला, जीवाणु ए। क्या लाके डाला? जीवाणु ए। ये जीवाणु इस पे ग्रोथ करने लग गया और बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग गया। ये जीवाणु इस पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग गया। अब इससे नई नई कॉलोनी बनी, इससे
नई नई कॉलोनी बनी, तो इनसे एक नया प्रभेद निकल के आया। जैसे मान लो इनसे प्रभेद निकल के आया बी, क्या निकल के आया? अब हमने ये मीडियम हटा दिया, ये मीडियम हटा दिया हमने, और इसकी जगह ऐसा मीडियम दे दिया जो बहुत कम पोषक तत्वों वाला है, ज्यादा पोषक तत्वों वाला नहीं है, और फिर इसको ऐसा का ऐसा इसमें डाल दिया। तो पता चला हमें कि ए जितने वाले जो जीवाणु थे ना, ए कॉलोनी वाले, वो इस मीडियम में जीवित ही नहीं रह पाए, उनको इतना पोषण नहीं मिला कि वो मर गए। लेकिन बी कंडीशन वाले इसमें जीवित रह गए, बी कंडीशन वाले इसमें क्या रह गए? जीवित रह गए। तो यहां पर सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये प्राकृतिक सिलेक्शन नहीं है, ये तो हमने करवाया है, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये तो हमने करवाया। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव होता है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबंध है। वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है। क्लियर बात? अगर कोई रोगाणु है, कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है तो उसमें बहुगुणन की क्षमता है। और ऐसा काम कौन कर सकता है? जीवाणु कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जीवाणु कर सकते हैं। और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बना लेते हैं। जीवाणु मान लीजिए ए, कौन से जीवाणु कि एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है। देखो मैंने आपको पहले समझा दिया ये सारा, लेकिन आप इसमें और देख लेना। क्योंकि भोज्य पदार्थ यानी जीवाणु ए ऐसी कंडीशन में वृद्धि कर रहे हैं कि उनके पास जो मीडियम दिया गया है, उनके पास जो मीडियम दिया गया है वो मीडियम उनको बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वो मीडियम उनको बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, वो मीडियम उनको बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है क्योंकि भोज्य पदार्थ एक घटक का उपयोग करके अपनी क्षमता निहित करता है। माध्यम संगठक विशेष बदलाव जीव संख्या मान लीजिए बी, यानी उन्होंने ग्रोथ कर ली और बी प्रकार के जीवाणु बना लिए, और केवल वह अंश सामने लाएगा जो नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। या मान लो आपने मीडियम चेंज कर दिया, अब उस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया ए वाला है वो तो खत्म हो गया, बी वाला बच गया। एक समयावधि के दौरान यह परिवर्तन अन्यों से बाजी मार लेता है। कौन सा? बी वाला अन्यों से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति के रूप में प्रकट हुआ है। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक यही बात मछली और कुक्कुट के लिए भी लागू हो सकती है जो लाखों वर्ष लेगी। जीवाणु का काम 1 घंटे में समाप्त हो जाता है, लेकिन आप मछली के बारे में बात करो तो इसमें जो दे रखा है ना लाखों वर्ष छोड़ो, आप अगर मछली या फिर आप कुक्कुट की बात कर रहे हो, मुर्गी की बात कर रहे हो, तो उसको टाइम लेने में महीना भर 2 महीना भर लग सकता है क्योंकि वो तो ग्रोथ करेगी, टाइम लगेगा उसको। ठीक है, या जीवन अवधि वर्षों की लंबी भी हो सकती है। क्लियर? तो आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई। हमने डार्विन की फिंच पक्षी का उदाहरण दे दिया और यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को भी हमने समझा दिया। और यहाँ पर जो अभी जो बात आई है वो ये बात आ रही है कि जो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो प्रकृति के अलावा हटकर भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे समझाया। क्लियर? आज के लिए इतना ही।